हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बैचलर प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो मतलब कि ग्रेजुएशन के जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी हम पढ़ रहे हैं, राइट। एंड मैंने उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के हमने जो, अगर आप लोग डायरेक्टली, जो बच्चे आज ही पढ़ने आए इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो उनके लिए एक सजेशन है, लिंक आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, वहां जाके आपको क्या होगा, इससे पिछली वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसका जो बेसिक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो स्टार्टिंग है, बेसिक है, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या है, वो सब उसमें मैंने बताया हुआ है। सो अदरवाइज अगर आपको इन केस एलिमेंट्स नहीं पता होंगे तो आगे जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड ऑल, वो नहीं समझ में आएगा। दैट्स वाई आपके लिए सजेशन है कि इससे पहले वाली वीडियो, जिसको कि मैंने आपको उसका लिंक बता दिया है, ठीक है, क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग सीरीज सब हमने एक्सप्लेन कर ली थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैं लेती हूँ क्रोमियम का ले लेते हैं, ठीक। क्रोमियम है आपका, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 24, क्लियर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। आई होप आप लोगों ने धीरे धीरे करके एलिमेंट्स को याद करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर नहीं पता होंगे तो आप ऑब्वियसली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ओके। तो 24 के लिए आप क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फाइन। 4s होना क्या चाहिए था, 4s2, बट आपको याद है एक्सेप्शन था ये 4s1, 3d5। चेक कर लो क्या पूरा है। यहाँ तक आपका कितना था, 6, 4, 10 और 18, 18 एंड प्लस 19, 19 और 5 आपका कितना हो गया, 24। अब अगर मैं इसी में कह दूं क्रोमियम +2, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आपने देखा फिलिंग पहले किसकी हो रही है, 4s की, और इलेक्ट्रॉन जो हटेगा वो भी पहले 4s से ही हटेगा, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन हटने हैं वो कहाँ से हटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आउटर मोस्ट शेल से। तो पहले हटेगा 4s से, उसके बाद हटेगा 3d से। 4s वाला हट गया तो 4s 0 हो गया, और क्या रह गया, 3d4। ये हो गया Cr+2। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो फिलिंग पहले किसकी हो रही है, फिलिंग 4s फर्स्ट, देन 3d, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s फर्स्ट, देन 3d। अब आपने देखा कि फिलिंग भी पहले 4s की हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी पहले 4s से निकल रहा है। क्यों, उसका रीजन क्या है, देखो, जब तक आपने n+l रूल किया हुआ है ना, n+l रूल क्या कहता है, n+l की आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। n+l की 4s के लिए क्या वैल्यू होगी, 4 + 0। s की वैल्यू क्या होती है, l की, s के लिए सॉरी, s के लिए आपकी l की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4। 3d के लिए जरा कैलकुलेट करो, 3 + d के लिए क्या होती है, SPD 0, 1, 2, 5। तो n+l रूल क्या कहता था, जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी फिलिंग पहले होती है। जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं, जो आपका एनर्जी लेवल है 4s 3d, ये एनर्जी लेवल्स जो है जैसे जैसे बाहर जाते जा रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कब किस में पहले होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो 4s की फिलिंग पहले होगी, करेक्ट, ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है वो 4s से पहले क्यों हो रहा है, बिकॉज आफ्टर फिलिंग ऑफ 4s क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी का रोल है, 3d वाला आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है, 4s आपकी, उसकी एनर्जी हायर हो जाती है। क्या बोलोगे आप, आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d बिकम मोर स्टेबल देन 4s, ठीक है। सॉरी, आपको पता लग रहा होगा, देख रहा होगा कि गला खराब है मेरा, इसलिए मुझे खांसी भी बहुत आ रही है, बट एज यू नो, जॉब है, ड्यूटी है, काम तो करना ही चाहिए, है ना। ओके, 3d आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन 4s। तो हम क्या कह सकते हैं, 4s की स्टेबिलिटी, आप हमेशा नहीं कह सकते हो कि 4s हर केस में हमेशा स्टेबल है, नो। कभी ज्यादा स्टेबल होगा, कभी कम स्टेबल होगा, किस पे डिपेंड करेगा,
बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो आपके इंटरेक्शंस हैं, न्यूक्लियर इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, और एनर्जी का रोल है। तो आगे जाके कई और एक्स्ट्रा जो मतलब आगे आप हायर एनर्जी पे स्टडी करोगे और ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आपका जो 3D है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है देन 4s। तो आपको ये याद रखना है कि फिलिंग भी 4s में पहले होती है और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव किस में होता है, किससे होता है, 4s से। ओके, तो ये आपने देखा 4s और 3D का, है ना। अब कुछ एक्सेप्शंस आपको मैंने, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमने की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सबकी कराई। अब हम क्या करते हैं, एक केस लेते हैं, वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आपका न्यूट्रल एटम है उसकी भी और आयंस की भी। मैं क्या करती हूँ, देखो किसकी ली जाए, निकल की ले ली जाए। ओके, निकल आपका आयरन कोबाल्ट निकल 28 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 28 एटॉमिक नंबर के लिए आप देखो क्या करोगे, अगर आपको लिखना होगा इस तरह से लिखो 1s2 2s2, तो आपकी पूरी ओवरऑल आ जाएगी। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो आर्गन के बाद आपको ध्यान होगा किसकी फिलिंग होती है, मैंने कहा था 4s और 3D। पहली सीरीज आपकी 3D है ना, सो क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी 3D8 4s2। क्लियर है। अब अगर आपको निकल +2 करना होगा तो क्या हो जाएगा, निकल +2 के लिए आपकी आ जाएगी, इसमें विजिबल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यस, आर्गन एंड 3D8, ठीक है। यहां तो नॉर्मल आई, बट अगला अगर आप लोगे, जैसे कि सपोज करो पैलेडियम लेते हैं, ठीक है। पैलेडियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है 46। अब ये याद होना चाहिए, नहीं तो अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा बहुत थोड़ी देर सोचना पड़ेगा। ओके, पैलेडियम 46, यहाँ पे अगली आपकी कौन सी नोबल गैस आ जाएगी, क्रिप्टॉन। ओके, क्रिप्टॉन, उसके बाद इसके जैसे कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। कॉन्फ़िगरेशन है आपकी 5s0 4d 10, आ गई ना, चेंज हो गया। अब अगर आपको सपोज करो मैं कहती हूँ पैलेडियम +2 या पैलेडियम +4 करना है, तो आप क्या करोगे, क्रिप्टॉन दोनों के केस में रहेगा। अब इन केस अगर यहाँ से हटाना है, 2 हटाने हैं तो 4d8 आ जाएगा, और 4 हटाने हैं तो यहाँ से 4d6 आ जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली अगर आप सोचते तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ना निकाल पाते, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशंस पता होंगी, मतलब जो भी है, चाहे वो एक्सेप्शन के साथ है चाहे जैसे भी, तो आप जो आयंस वाली हैं वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपसे कोई पोजीशन के बारे में पूछे, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो पोजीशन में हमें कुछ नहीं करना, पोजीशन में जनरली आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ लाई करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, आपको उनकी जगह पता होनी चाहिए, कौन से ग्रुप से लेके कौन सी ग्रुप तक है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम पोजीशन के लिए हम क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उस रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए, कौन से पीरियड से है, कितने एटॉमिक नंबर से कितने एटॉमिक नंबर तक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो आपका अगर प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनम में किसकी फिलिंग हो जाएगी, एक तो जिनोन आ जाएगा साथ में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्या आ जाएगा, 5s की जगह 6s, 4d की जगह 5d, प्लस एक चीज और होगी 4f14, क्योंकि आपको ध्यान होगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो अब हैं वो बीच में आ जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब प्लेटिनम में तो आपका 4f आ चुका है ना, प्लेटिनम आपका लास्ट का एटॉमिक नंबर है, और आपको ध्यान है कि आपका जो F की फिलिंग हो रही है वो एक्टिनियम के बाद आ जाती है, राइट। तो इसलिए आपके 4f14 भी बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा होता है, बहुत जगह नहीं लिखा होता। जैसे जब मैंने कराया था तो मैंने सब जगह 4f वाली नहीं लिखवाई थी, उसका रीजन क्या था कि हम बेसिकली डी ब्लॉक पे फोकस कर रहे हैं। ओके, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें क्या करना है, जनरल प्रॉपर्टीज करनी है, किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो जरा। मेटेलिक इन नेचर है तो मेटल्स बोलो, या क्या बोलो आप, मेटेलिक इन नेचर बोलो, ठीक। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। और जो बेसिक्स हैं वो मैं डिस्कस कर ले रही हूँ, ठीक है। मेटल्स मेटेलिक इन नेचर है तो मतलब मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब आ जाएंगी, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो शायद जनरल टाइप हैं। जो मेन प्रॉपर्टी है ना, जिन चीज़ों के लिए ट्रांजिशन मेटल के आप मतलब जाने जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, वो क्या है, दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स, ठीक है, एक्ट एज कैटलिस्ट्स। एक तो ये हो गया, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिख लो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक। 6 पॉइंट में क्या कह सकते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल काफी बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनकी, मेटल्स, जैसे मेटल्स वाली है, मेटल्स के साथ आप क्या कह सकते हो, हार्ड है, ब्रिटल है ना। तो बेशक मैं अलग से लिख देती हूँ, चलो, हार्ड, ब्रिटल, ठीक, मेलिएबल, डक्टाइल, ये सारी मेटल की ही प्रॉपर्टीज हैं, राइट। लेकिन जो आपके एस ब्लॉक वाले मेटल्स हैं वो और ये वाले थोड़े से फर्क होंगे। एस ब्लॉक वाले आपके सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपके कहलाते हैं हार्ड मेटल्स, ठीक है। क्या कहलाएंगे, हार्ड मेटल्स, ये याद रखना। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज है एलॉय की फॉर्मेशन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, एलॉय फॉर्मेशन, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और मैक्सिमम टाइम ये क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म या फिर पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना, ओके। एलॉय का देखो एग्जांपल अगर आप करो, ब्रास, ब्रॉन्ज, सब में क्या होता है, कॉपर, जिंक, टिन, यही है ना मोस्टली। कॉपर, जिंक सब जगह ऑलमोस्ट आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एलनिको क्या, एल्यूमिनियम, निकल, इस तरह से, जो इस तरह के आपके कई सारी चीजें हैं जहां पे आपके मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स यूज हो रहे हैं। तो काफी मुझे ये कहना चाहिए कि इसका बहुत यूजेस हैं, काफी सारे इसके, और वर्सेटाइल है, ठीक। और क्या चीज रह गया इसमें, प्रॉपर्टीज मैंने आपको एलॉय बता दिया, ये बता दिया। यस, एक चीज और है, मेल्टिंग पॉइंट में ना, ये याद रखना, मैं यहां लिख दे रही हूं, टेंटलम, ठीक है, टंगस्टन और रेनियम, इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है, वेरी हाई, कितना, अबव 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकियों का भी ज्यादा है, 2000 के आसपास की रेंज है, इनका सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। ये याद रखना, ये 1 वर्ड में पूछा जाता है। कोई चीज रह गई है, हाँ एक चीज और रह गई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, मतलब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। डेंसिटी इनकी हाई होती है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी ऑस्मियम, इरिडियम, डेंसिटी के पॉइंट हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लो, एक लिखना चाहो तो, हाई डेंसिटी, क्लियर। तो हमने जनरल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, अब हमें क्या करना है, एक एक करके प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। उसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज के साथ उसकी ट्रेंड भी हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, एटॉमिक रेडियाई, ओके। एटॉमिक रेडियाई देखो आपको जो स्टडी करना है, सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई के लिए सबसे पहले तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए ना, कि एटॉमिक रेडियाई मतलब नॉर्मली हमारा क्या होता है, कैसे ट्रेंड शो करता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशन में हो तो +1 का +2 का ऑलरेडी आपको कंटेंट आता होगा, बट फिर भी फटाफट से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एटॉमिक रेडियाई देखो आपको पता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो आपका साइज है उसी को बेसिकली आप कहते हो। तो किससे डिसाइड होता है ये, कि आपका शेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, शेल नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, या आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी कई जगह रोल होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज है, कि जो आपके बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ढाल की तरह काम करेंगे, किसके लिए, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि उनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम लगे। फोर्स कम लगेगी न्यूक्लियस की तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ कम खिंचा रहेगा, राइट। न्यूक्लियर चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एटॉमिक साइज डिसाइड करती है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का जो मतलब फोर्स है, होल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा लगता जाएगा, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचे रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो शील्ड कर दे, ठीक है, स्क्रीन की तरह काम कर दें, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट उसी को कहते हैं, कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है, इन्फ्लुएंस है, वो आउटर मोस्ट वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कम लगे, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ ना, SPDF, 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल, जो सबशेल सबसे ज्यादा पास है, नजदीक है किसके, न्यूक्लियस के, वो क्या है, S,
ठीक। तो SPDF के अकॉर्डिंग आप करोगे, S सबसे ज्यादा है, फिर P, फिर D, फिर F। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी इसी तरह से होगा कि S वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, ठीक है, चाहे किसी का भी S हो, उससे मतलब नहीं है, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे SPDF के लिए तो S वाला आपका ज्यादा पास होगा, ठीक है। उसके बाद फिर P, फिर तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना ही मुश्किल, ठीक है। एक चीज ये हो गई। उसके बाद मैंने आपको सारे पॉइंट्स बाकी बताई दी हैं। न्यूक्लियर चार्ज की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की भी कई जगह बात होती है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं एटॉमिक रेडियाई को। ओके, तो मैंने आपको बेसिक एटॉमिक रेडियाई बता दिया, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई अब इस ट्रेंड में अगर आप देखो, वैसे तो देखो नॉर्मली आपको पता है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, दो ट्रेंड है ना। डाउन द ग्रुप क्या होगा, जनरली क्या होता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज आपका होता है एटॉमिक रेडियाई। क्यों डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस जनरली, क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब आप लोग कहोगे जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से तो न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो शेल का नंबर है, यानी एक शेल ऐड भी होता जा रहा है, तो एक शेल अगर ऐड हो जा रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर हो जा रहा है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट। तो ये तो आपका जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जा रहा है जनरली ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, आपने देखा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट से सेकंड में आओगे समझ में आता है सेम यही ट्रेंड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज सेम ट्रेंड है, बट सेकंड से थर्ड में आपका क्या होगा, सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल या डज नॉट चेंज मच, ऐसे कर लो, ठीक है। रीजन क्या है इसका, मैं राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में लिख रही हूं। रीजन है इसका ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है भाई, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम पता लग रहा है ना, क्या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना। जो लैंथेन आपको पता है कि सेकंड से थर्ड में क्या होता है, आपको फर्स्ट जो एटम है उसके बाद एंट्री हो जाती है ना हमारे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एफ ब्लॉक या एफ ऑर्बिटल्स या एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण क्या है, जाहिर सी बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो एक तरफ तो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल हो रहा है, दूसरी तरफ क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल साइज आ जाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, so they counterbalance each other and almost equal radii। ये देखो मैं जितना भी लिख रही हूं ना बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं समझाने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो पूरा लिखना आना चाहिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, जस्ट गॉट इट। ये तो बात हो गई डाउन द ग्रुप। अब अक्रॉस द पीरियड आपका क्या होता है, साइज रिड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन यहां आप एक ऐसा ट्रेंड देखोगे, ए ऐसा, स्कैंडियम से यहां तक तो क्रोमियम तक डिक्रीज होगा, फिर क्रोमियम से लेके ना जरा यहां देखो आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना, ये जिंक है, जिंक के पहले क्या आता है, कॉपर, उसके पहले क्या आता है, जरा देखो, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपका यहाँ पे निकल आया। तो कॉपर से निकल तक लेके आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। पहले तो डिक्रीज हो रहा था साइज, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक क्या हुआ, डिक्रीज इन साइज, ठीक है। डिक्रीज इन साइज का रीजन क्या हो गया, अब मैं सारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिक्रीज इन साइज का क्या रीजन हुआ, सेम वही रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर, चलो एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है, सो आपका साइज रिड्यूस हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्रोमियम से लेके निकल तक ऐसा क्या हुआ भाई कि आपका कांस्टेंट ही रहा,
क्रोमियम से लेके निकल तक जब आप आ रहे हो, डी इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, है ना। क्रोमियम टू निकल क्या बोलेंगे हम, डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड हो रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन्स एडेड इनटू द पेनल्टीमेट शेल, है ना। पेनल्टीमेट शेल आपको याद है, मैंने बताया था, आई डोंट नो किसी को ध्यान भी होगा या नहीं। आउटर मोस्ट शेल आपका होता है वैलेंस शेल, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, n-1 होता है पेनल्टीमेट शेल, n-2 होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, ओके। तो डी इलेक्ट्रॉन आपका उसमें ऐड हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स हैव गुड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट आ गया सो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि आपका शील्ड कर दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, कॉपर से लेके निकल तक। ये इसका रीजन दिया है मैंने खाली। उसके बाद जो आपका अगला आता है वो क्या है, कॉपर के बाद, कॉपर से लेके निकल तक या ऑलमोस्ट कॉपर तक ही कह लो, सॉरी कॉपर नहीं, क्रोमियम से लेके कॉपर तक का, ठीक है। कॉपर के बाद जो जिंक आएगा ना, उसमें अचानक से आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने ट्रेंड आपका शो किया, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। आपको पता है डी इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद करते करते ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उनकी रिपल्शंस बढ़ती जा रही है। वो रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो ओवरकम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, एक तो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, यस, कि आपका शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का साइज जितना रिड्यूस होना चाहिए था उतना रिड्यूस नहीं होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों कंबाइन करके रिजल्ट दे रहे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ आपको क्या किया है कि यहाँ पे जब आपको आंसर लिखना होगा ना, देखो आंसर लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, ये मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। कॉपर से जिंक में आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी बढ़ रही हैं। रिपल्शंस बढ़ेंगी तो वो दूर दूर होगा, तो आपका थोड़ा सा स्लाइड क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसमें, साइज में, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड बता दिया अब डी ब्लॉक के केस में, ठीक है। कहां से हमने शुरुआत करी, डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, सारा ट्रेंड मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ अगर एक्सेप्शन होंगी तो हम लेंगे, अदरवाइज एक्सेप्शन सब जगह नहीं है, फाइन। तो जैसे आपने एटॉमिक रेडियाई का किया है ना, वैसे ही आयनिक रेडियाई का सेम ट्रेंड है। कोई आपका ट्रेंड देखो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई में भी ना ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही आता है, बट एक्सेप्शन की जो मैं बात कर रही थी वो एक्सेप्शन कहाँ आती है कि अगर अचानक से कहीं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली फुली फिल्ड आए, है ना, वहाँ चेंजेस आते हैं। और वो भी एक्सेप्शन जो ज़्यादा आती है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी में आती है। एटॉमिक रेडियाई में जितनी थी वो मैंने ऑलमोस्ट साथ के साथ बता दी है। अब आयनिक रेडियाई में देखो क्या होगा, आयनिक रेडियाई में नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड सेम रहेगा जैसे एटॉमिक रेडियाई में था, ठीक है। बट अगर मैं कहूं ऑक्सीडेशन स्टेट को साथ में रखते हुए, तो विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज इंक्रीजेज। सो क्या चीज कम होगी, चार्ज बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक साइज, या एटॉमिक नहीं सॉरी आयनिक साइज या आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। वही आपका ड्यू टू, साथ में लिख लो बेशक, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, सपोज करो एक एलिमेंट में न्यूट्रल था, उसका जो एटॉमिक नंबर था वो पहले उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा था। चार्ज बढ़ता गया, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती गई, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कम होते जा रहे हैं ना, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज अब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है। तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगने लग जाएगी ना, एटॉमिक साइज इसलिए आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स चार्ज भी बढ़ रहा है उसके ऊपर, आयनिक साइज रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जा रहा है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या है, देखो एक केस और है कि आपका आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ये तो तब हो रहा है जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, जैसे कि सपोज करो आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने सबकी सेम रखी, लेकिन क्या किया है, एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया। इसके केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ देखो इस साइड जाते जाते आपका क्या हो रहा है, वैसे ही आपका साइज रिड्यूस हो रहा है ना। और आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेशक आप चेंज करो चाहे ना करो, लेकिन आपका जो एटॉमिक साइज है या आयनिक साइज है वो डिपेंड कर रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइज आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपने फॉर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किया था ना, विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा था। दूसरा केस आप लिखोगे फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ionic radii decrease with increase in nuclear charge। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयनिक रेडियाई आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अब अगला जो आपकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो आती है डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पे साइज के रिगार्डिंग अगर आप सोचो तो भी उसी हिसाब से कंसीडर करोगे ना। ट्रांजिशन मेटल्स की या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम आपके अकॉर्डिंग कैसी है, कम, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, लो एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो साइज भी छोटा है, वो वॉल्यूम भी उसकी कम है। छोटे छोटे मतलब साइज में छोटे एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली उनकी वॉल्यूम भी उतनी ही कम होगी। क्लियर है, तो बेसिकली लो एटॉमिक वॉल्यूम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख सकते हो, डेंसिटी ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी एलिमेंट्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जनरल प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। सबसे ज्यादा किसकी है, ऑस्मियम एंड इरिडियम की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आपका एक चीज आती है क्या, ग्रुप 10 तक तो देखो डेंसिटी का सेम वही ट्रेंड होता है, जैसा आपका एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हो, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10 तक आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टिल ग्रुप 10 क्या लिखोगे, डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। बट उसके बाद क्या होता है, ग्रुप 10 से लेके अचानक 12 तक क्या होता है, डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है, स्लाइट डिक्रीज। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। क्या होगा उसकी वजह से, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। देखो डेंसिटी का क्या है, एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। हमने पूरा कॉन्सेप्ट उससे को रिलेट करके पढ़ा है कि अगर एटॉमिक वॉल्यूम आपका कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, अगर एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे अदरवाइज अगर आप देखो ना, ये तो देखो हमने अक्रॉस द पीरियड किया है, ये आपका अक्रॉस द पीरियड था, अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अगर आप करो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी आपकी घट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज आपका डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास ऑल्सो इंक्रीजेज टू ए वेरी हाई एक्सटेंट, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, टू ए वेरी हाई एक्सटेंट, ऑलमोस्ट डबल, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, जिसको आप कहते हो ऑलमोस्ट 2 फोल्ड। कई बार बुक्स में लिखा होता है 2 फोल्ड 3 फोल्ड, मतलब 2 फोल्ड मतलब 2 टाइम्स, 3 फोल्ड मतलब 3 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट डबल एटॉमिक मास बढ़ जा रहा है। सो एंड साथ में लिख लो, एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, बट नेट इफेक्ट इज इंक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास जो है उसका इंक्रीज एक तरह से ज्यादा है, ठीक, इन कंपैरिजन टू एटॉमिक वॉल्यूम, यानी मास का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज करी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में देखो हमें क्या करना है, अगले लेक्चर में आपके आगे और प्रॉपर्टीज आएंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक नेचर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो ताकि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स तैयार होता रहे,
अगले लेक्चर का भी उतना ही वेट करना जितना इस लेक्चर का आई थिंक आपने वेट किया है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा और जल्दी डालूँ। आपको पता है मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, इस वजह से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड तबीयत भी आप देख ही रहे होगे, गला मेरा कैसा है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पिछले बहुत टाइम से चीज़ें ऐसी चल रही हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ऑन माई पार्ट आई कैन से। तो ठीक है, आप इस लेक्चर को जितना भी मैंने आपको पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो पिछले लेक्चर के साथ कनेक्ट करके, ओके। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी आपको मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक चीज़ और बोलनी है जो कि मुझे लेक्चर के स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, बट सारा ध्यान मेरा लेक्चर पे था कि पढ़ा दूं आपको। तो हैप्पी दिवाली आप सबको, आप सबकी फैमिलीज को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। एंड दिवाली के इस अवसर पे आज दिन में यूट्यूब लाइव पे मैं आने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग आना, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना। लाइव सेशन आपका 3 बजे है, ठीक है। आपको चैनल पे लिंक नज़र आ रहा होगा, तो रिमाइंडर ऑन करके रखो भाई, और कुछ थोड़ी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो। चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा तो कुछ मिस होगा ही नहीं, नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, तो जो भी आपका फन एलिमेंट्स है वो भी मिस बिल्कुल नहीं होगा। एंड रिमाइंडर ऑन करके रखना, 3 बजे लाइव ज़रूर आना, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ मस्ती मजाक होगा, कुछ एंजॉय करेंगे, ठीक है। कुछ आप लोगों के साथ गपशप मारेंगे, बातें करेंगे, किसने क्या किया दिवाली पे वो करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों का वेट करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग आओगे और अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओगे, ठीक है। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और कल यानी कि संडे को आपका फेसबुक इवेंट है, उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आपको फेसबुक पेज जैसे आपको पता है मेरा है कीमोफिलस लॉरिका के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। लाइक फॉलो करके रखोगे तो जो पेज पे रेगुलर आपकी चीज़ें हो रही है वो आपको पता लगती रहेंगी, ठीक है। इंस्टा हैंडल्स आपको ऑलरेडी पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, नौकर और बॉस दोनों के इंस्टा हैंडल्स। सो दैट वाज ऑल, एंड सबको अगेन हैप्पी दिवाली, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दिन में लाइव सेशन में। मैं तो आऊंगी, आप लोग आओ कि नहीं आओगे मुझे नहीं पता, बट आई विल वेट फॉर यू, ओके। सो कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट आवर चैनल कीमोफिलस लॉरिका। बाय बाय, टेक केयर।